आज हम 10th क्लास के जो ग्रामर का जो टॉपिक ले रहे हैं टेंसेस के बारे में। सबसे पहले टेंसेस पढ़ने से पहले सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप अपनी नोटबुक्स और पेन अपने साथ रखें और जिस प्रकार समझाया जा रहा है बताया जा रहा है आप उसको नोट करते जाइए। और इस जो क्लास ली जा रही है उस क्लास की जो टेंसेस के बारे में जो अपनी जो PDF है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल होगी, उस पर जाकर के आप सर्च कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं टेंसेस के बारे में। टेंस क्या होता है? टेंसेस का अर्थ होता है काल, हिंदी में कहते हैं काल। टेंस होता क्या है? टेंस और टाइम का क्या रिलेशन है? टाइम और टेंस दोनों को एक साथ हम इंक्लूड नहीं कर सकते। टाइम और टेंस में जो है डिफरेंस है। टाइम अलग चीज टाइम बताता अलग, और टेंस जो है वो टेंस क्रिया के रूप को बताता है। क्रिया के जो फॉर्म्स होते हैं उसके जो रूप होते हैं उसको अधिकांशतः शो करता है। तो टेंस की परिभाषा पहले लिखते हैं हम। टेंस होता क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। टेंस है वो क्रिया का एक रूप होता है, क्रिया के रूप को शो किया जाता है, वही टेंस होता है। टेंस से जो है समय के बारे में पता चलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ब्स की। जब हमने कहा कि टेंस इट इज जो है टेंस है जो है एक क्रिया के रूप को बताता है, तो पहले बताइए क्रिया के बारे में जानना जरूरी है, वर्ब्स के बारे में जानना जरूरी है और वर्ब्स के ही फॉर्म्स के बारे में जानना जरूरी है। क्रिया की कौन कौन सी फॉर्म्स अप्लाइड होती है, वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म जो है परीक्षा में पूछी जाती है, कौन कौन सी फॉर्म जो है परीक्षा के अंदर आती है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले सबसे पहले वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होती है? जैसे वर्ब क्या, वे वर्ड्स जो किसी भी जो है एक्शन वर्ड होते हैं जो किसी कार्य के करने या होने में जो है उसके बारे में बताते हैं। वर्ब से ही टेंस का पता चलता है और टेंस से ही वर्ब पता चलती है कौन सी टेंस है, इसकी फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, उसके बारे में। वर्ब अलग अलग वर्ब्स के टाइप्स हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ब में जो है यूटिलिटी के बेस पे वर्ब होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट के बेस पे वर्ब होती है और फिर स्ट्रेंथ के बेस पे भी वर्ब होती है। टेंस को पढ़ने से पहले वर्ब के बारे में जानना जरूरी है, फिर टेंस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो हम यूटिलिटी बेसिस ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता के आधार पर वर्ब के प्रकार। सिंपल से बता रहा हूं, उपयोगिता के आधार पर जो वर्ब के जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं मेन वर्ब और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब सेंटेंस में वह क्रिया या वह वर्ब जो मुख्य कार्य के बारे में बताती है उसको हम मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब की हेल्प करने का, एकम्पेनिड करने का कार्य करती है और एक संपूर्ण अर्थ प्रदान करती है, वो हेल्पिंग वर्ब होती है। तो बेसिस ऑफ यूटिलिटी यानी उपयोगिता के आधार पर दो प्रकार की वर्ब होती है, एक तो मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। बात करते हैं आगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के आधार पर भी क्रियाएं दो प्रकार की होती है, जिसको हम ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब के नाम से भी जानते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब और सेकंड होती है इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है
अभी केवल इसके बारे में इतना ही बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए केवल वर्ब का फॉर्म पढ़ना जरूरी है, लेकिन वर्ब अलग अलग रूप में, वर्ब के अलग अलग प्रकार होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब दैट वर्ब होती है जो किसी सेंटेंस में अपना एक ऑब्जेक्ट अवश्य होता है, जिसमें वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी कि वह सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म पे आधारित होती है, यानी कि उसके बाद तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता हो। और इनट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसका अपना कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ट्रांजिटिव वर्ब में अपना कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। इसके बाद एक वर्ब और होती है जिसको हम कहते हैं बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि सबल क्रियाएं जो होती है, बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर भी दो प्रकार की क्रियाएं होती है। एक तो होती है स्ट्रॉन्ग वर्ब और एक होती है वीक वर्ब। और यही स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब हमारे टेंसेस में काम आती है, यानी कि करेक्ट फॉर्म द वर्ब वाला जो टॉपिक 10th क्लास में ग्रामर का जो पहला टॉपिक है, वो 4 नंबर का प्रश्न आता है। उसमें 1 से लेकर के 8 जो है सेंटेंस दिए हुए रहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स करेक्ट फॉर्म द वर्ब के लिए। तो बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर सबसे पहला स्ट्रॉन्ग वर्ब आती है। स्ट्रॉन्ग वर्ब जिसको हम सबल क्रिया भी कहते हैं, और एक आती है वीक वर्ब, वीक वर्ब्स, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड वीक वर्ब्स। स्ट्रॉन्ग वर्ब कौन कौन सी, यानी सबल क्रियाएं, वह क्रियाएं जिनके तीनों ही रूप डिफरेंट हो, असमान हो। जैसे मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं, जैसे गो वाली वर्ब है, गो की जो है फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म डिफरेंट है, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। गो वेंट, गॉन। उसी तरह वापस देखते हैं वीक वर्ब्स कौन कौन सी होती है, यानी कि अबल जो क्रियाएं होती है वो कौन कौन सी होती है। या तो उसके तीनों ही रूप एक समान होते हैं, या फिर सेकंड या थर्ड दोनों जो रूप है वो समान होते हैं। जैसे तीनों रूप समान होते हैं, जैसे कट की बात कर लेते हैं, कट कट कट। लेकिन उसी तरह एक वर्ब है मेक, मेक में सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होगी, मेक, मेड, मेड। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती है उसको हम वीक वर्ब्स के नाम से जानते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग वर्ब जिसकी तीनों ही जो क्रियाएं हैं वो डिफरेंट होती है, जैसे गो, वेंट, गॉन। ये इसलिए बताया जा रहा है कि वर्ब के बारे में हमें जानना जरूरी है कि वर्ब का कौन सा फॉर्म जो है टेंसेज में, किस किस टेंस में कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है। अब बात करते हैं हम फॉर्म्स के बारे में। टेंस को कंप्लीट करने के लिए टेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर एक्शंस इंक्लूड होता है 10th क्लास के अंदर। फ्यूचर जो एक्शंस है वो फ्यूचर वाले टेंस में पढ़ाए जाते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के टेंसेज होते हैं। फर्स्ट वाला प्रेजेंट टेंस और सेकंड पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के बारे में पढ़ा जाता है। थर्ड नंबर जो होता है वो फ्यूचर एक्शंस के बारे में बताया जाता है, यानी कि फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर एक्शन शो होता है, और जो फ्यूचर एक्शन शो होता है वो कभी कभी प्रेजेंट का भी रूप ले लेता है, कभी फ्यूचर का रूप लेता है। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं? प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस यानी कि वे कार्य जो वर्तमान समय में किए जाते हैं। छोटी कक्षाओं में हम देखते हैं हिंदी वाक्यों में ता आती है, इस प्रकार जो है वाक्यों के पीछे आते हैं, लेकिन 10वीं क्लास के अंदर हिंदी में कोई सेंटेंस नहीं आता है, इंग्लिश में ही सेंटेंस होता है। उसी जो है सेंटेंस की एडवर्ब के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन होती है। प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट होते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस,
प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रत्येक टेंस के चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, प्रेजेंट प्रत्येक के चार चार जो है सब पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी पुकारते हैं। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और नंबर 4 पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंस। आज हम थोड़ा सा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या क्या आइडेंटिफिकेशन होती है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में कम से कम 3 से 4 वाक्य बोर्ड कक्षाओं में जो पूछे जाते हैं, चाहे लोकल क्लास में भी जो टेंसेस का जो ब्यौरा दिया जाता है उसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन 10वीं क्लास के अंदर स्पेशली जो है वो प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि वह टेंस जिसमें किसी कार्य का अभी होना पाया जाता है, यानी कि टेंस कार्य स्टार्ट होता है। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बता रहा हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके अगर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं, पहचान सूचक जो कुछ शब्द होते हैं, आइडेंटिफाई वर्ड, वर्ड्स, ये आइडेंटिफाई वर्ड्स जिसको हम एडवर्ब के नाम से भी जानते हैं। कुछ एडवर्ब्स होते हैं जैसे डेली, कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी इंग्लिश वाक्य के अंत में या सब्जेक्ट से पहले या सब्जेक्ट के बाद जब इन एडवर्ब्स का, जो मैं एडवर्ब्स बता रहा हूं, इन एडवर्ब्स का यूज अगर होता है तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस जो भरा जाता है। डेली, यूजुअली, ऑलवेज, जनरली, frequently, daily, usually, always, generally, frequently, rarely, often, seldom, ये एडवर्ब है जिनका अलग अलग अर्थ होता है। हमेशा, जनरली, प्राय, फ्रीक्वेंटली, बारंबार, रेयरली, ऑफन, प्राय, सेल्डम, ये नेगेटिव सेंस देता है। उसके बाद अकेजनली, नेवर, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग भी लिख सकते हैं। इन द इवनिंग, ऑन संडेज, यानी कि डेज आते हैं इसमें, ऑन संडेज, एस लगाना जरूरी है, एस वाला फॉर्म, और यहां से एट्स अगर हटा देते हैं, ऑन संडे रहता है तो वो सिंपल पास्ट का सेंटेंस होता है। ऑन संडेज, मंडेज वगैरह डेज आ सकते हैं। फिर इसके बाद एवरी वर्ड आता है, एवरी या ईच, इसमें एवरी टाइम हो सकता है, एवरी मोमेंट हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है, ईच टाइम भी हो सकता है, ईच मोमेंट हो सकता है, ईच वीक हो सकता है,
मंथ, एवरी मंथ, ईच मंथ, एवरी ईयर, ईच ईयर, समर विंटर वगैरह सीजन्स, समर विंटर या सीजन। लेकिन एवरी मैन, एवरी पर्सन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एडवर्ब का प्रकार नहीं है। ये एडवर्ब्स ही, इसमें एडवर्बल्स भी यूज होते हैं डेली, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, जनरली, रेयरली, ऑफन, सेल्डम, ओकेजनली, नेवर, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ऑन संडेज, मंडेज, आगे भी और डेज आते हैं इसमें। उसके बाद आता है वंस ए डे, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, वंस ए डे, ट्वाइस ए डे, इनका भी यूज किया जाता है। फिर कभी कभी इसके साथ में इनमें से यदि जितने भी ये जो एडवर्ब बताए गए, इनमें से कोई भी शब्द यदि किसी इंग्लिश सेंटेंस में आता है तो उसमें सीधा सीधा पहचान ये हो जाती है कि वो सेंटेंस किसका है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। इसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, एक तो डू होती है और एक डज। डज और डू, ये दो हेल्पिंग वर्ब होती है। डज हेल्पिंग वर्ब का जो यूज है, डज और डू, इन दो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। नेगेटिव और नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में डू डज का यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का प्रयोग एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं होता है, लेकिन मेन वर्ब के रूप में डू डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में हो सकता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डज और डू का यूज कहां होता है? डज और डू, डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो, और डू का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, यानी कि एक वचन, यदि एक वचन करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, और यदि कर्ता बहुवचन है तो वहां पर डू हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो इसके आगे अब मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब सेंटेंस में होना जरूरी है, विदाउट मेन वर्ब के सेंटेंस है वो मीनिंगफुल नहीं होता है। एक अर्थयुक्त सेंटेंस को बनाने के लिए मेन वर्ब का होना जरूरी है। मेन वर्ब यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में मेन वर्ब कौन सी यूज करते हैं हम? बेस फॉर्म। कौन सी यूज करते हैं? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, क्रिया का बेस फॉर्म, इसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, जिसको हम V1 के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसके साथ हम कभी कभी एस या ES का भी यूज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब यूज करते हैं तब अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस और ES या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। इससे पहले एस और ES का यूज कहां होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। यह केवल
अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है, बाकी जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं वहां पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के नाम से जो है जाना जाता है जिसको। अब बात करते हैं एस और ईएस का यूज कहां होता है। यूज ऑफ एस और ईएस, यूज ऑफ एस ईएस किसके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, यानी कि जिन क्रियाओं के अंत में डबल एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स या डबल जेड आता है और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम एस या ईएस का यूज करते हैं, और इनका यदि यूज होता भी है और सब्जेक्ट यदि प्लूरल होता है तब हम एस और ईएस का यूज नहीं करते हैं। तो एस और ईएस कहाँ यूज किया जाता है, कहाँ लगाया जाता है? जिन क्रियाओं के साथ के अंत में डबल एस, एस एच, कुछ शब्दांश आते हैं, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, डबल जेड आदि शब्दांश आते हैं। आदि शब्दांश होने पर शर्त यह है, शर्त क्या होनी चाहिए? सब्जेक्ट सिंगुलर हो और वाक्य अफर्मेटिव में हो। शर्त क्या है? सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो ये शब्दांश अगर आते हैं एस, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स या डबल जेड, तब वहां ईएस का प्रयोग करते हैं या ईएस लगाते हैं। फर्स्ट और सेकंड इसी में है। जब सब्जेक्ट यानी कर्ता एक वचन हो तथा ये ऊपर दिए गए जो ये शब्दांश न हो तथा डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स या डबल जेड आदि वर्ब के पीछे न हो तो केवल एस का ही प्रयोग करते हैं। उस क्रिया के पीछे एस ही लगाते हैं, एस का ही प्रयोग करते हैं। तीसरी बात, यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो, बहुवचन हो, यदि सब्जेक्ट यानी कर्ता बहुवचन हो, कर्ता क्या हो? बहुवचन हो, प्लूरल हो, तो केवल फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाएगा, V1 का ही यूज किया जाएगा। तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा या प्रयोग करते हैं। इसके लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। एस और एस कहां लगाते हैं? जैसे वर्ब लेता हूं पास। पास के जो पास एक क्रिया है, इसके पीछे डबल एस आया हुआ है। यदि सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो और वो वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो तो उसके पीछे हम ईएस लगा देते हैं। पास का पासेज हो जाता है, ईएस का यूज कर लेते हैं। उसी तरह से सीएच की बात कर लेता हूं, जैसे वॉच देखना, यहां पर सीएच आया हुआ है, इसके पीछे भी हम वॉचेस यानी ईएस लगाते हैं, वॉचेज हो जाता है। लेकिन
कुछ ऐसे वर्ब जैसे गो, पीछे ओ आया हुआ है तो इसमें हम ईएस लगाएंगे तो गोज हो जाएगा। ये कंडीशन केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही लागू होगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में एस और ईएस का यूज होता है। और कुछ सेंटेंस जैसे कुछ और वर्ब ले लेते हैं, जैसे राइट, एस कहां लगाते हैं, राइट, अंत में ई आया हुआ है लेकिन इन शब्दांश में से नहीं है, डबल एस, एस एस, सी एच, ओ, एक्स और जेड में से नहीं है, इसलिए ये अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस में तो केवल एस का यूज किया जाएगा, राइट का राइट्स हो जाएगा। सेंटेंस लेंगे हम, उससे पहले हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए। अब देखते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें दो प्रकार के सेंटेंस इंक्लूड होते हैं, जिसमें सबसे पहले इसका पैटर्न होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस। एस और ईएस कब लगता है, जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद में अदर वर्ड या एडवर्ब, अदर वर्ड या एडवर्ब का यूज होता है। और दूसरा होता है इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस, यानी कि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज कर लेते हैं, और यदि सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है, ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल लेते हैं, इसी में एस और एस कहां लगता है, कहां नहीं लगता है, और कहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे सीता ब्लैंक यानी कि रिक्त स्थान, गो टू स्कूल दिल्ली। एक सिंपल सा सेंटेंस, इसमें सबसे पहले देखना है कि किस टेंस का वाक्य है, इसमें आइडेंटिफिकेशन वर्ड देखना है। डेली आया हुआ है, डेली से पता चल गया सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद देखना सब्जेक्ट क्या है, सीता सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, और मैंने बताया था सिंगुलर जब होता है तब एस और एस का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ वर्ब के पीछे ओ आया हुआ है तो ये ईएस ले लेगा, था कि ये गोज इसका आंसर हो जाएगा, एस ईएस लग जाएगा। उसी तरह से आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। अब देखिए इन द इवनिंग इसकी पहचान है इस टेंस की, सिंपल प्रेजेंट टेंस की या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, इन द इवनिंग। अब सब्जेक्ट क्या है, आई है, आई को हम प्लूरल के रूप में जो है इंक्लूड करते हैं, काउंट करते हैं, और लेकिन पीछे सीएच आया है, लेकिन आई वॉचेज नहीं होगा, आई वॉच ही होगा, ईएस नहीं लगेगा क्योंकि ये प्लूरल के अंदर काउंट होता है, इसलिए आई वॉच टीवी। सेम इसी प्रकार का वाक्य, ही ब्लैंक वॉच, ही खाली जगह वॉच टीवी इन द इवनिंग। अब देखिए सेम वाक्य, केवल सब्जेक्ट का डिफरेंस है। सब्जेक्ट या सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है प्रोनाउन है ही, ये एकवचन है, इसलिए यहां पर सीएच आया हुआ है तो ये इसके अंत में ईएस आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा वॉचेस। एक और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, ये तो सीएच वाले के अलावा एक सेंटेंस और देखते हैं, यू ब्लैंक मैक एवरीडे। एवरीडे से पता चल गया जो है ये वाक्य किस टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। अब देखना है इसका सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर या प्लूरल, केवल इतना ही ध्यान रखना है, सब्जेक्ट और जो है एडवर्ब का ध्यान रखना, और वर्ब। सब्जेक्ट या प्लूरल है
तो न तो ये एस लेगा न ईएस लेगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सेकंड जो अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर है उस पे आधारित है ये। तो मेक का मेक, ये इस प्रकार एस और ईएस कहाँ लगता है, इससे बहुत सारे हजारों सेंटेंस मिलेंगे आपको देखने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए। अब आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, एस और ईएस का यूज कभी भी नहीं होगा। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस डज ऑब्लिक डू प्लस वर्ब, उसके बाद नॉट। ध्यान दें नोट का प्रयोग तीसरे स्थान पे होगा, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट का यूज होगा, और नोट के बाद सदैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन नेगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस पे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे राम नॉट कम हियर जनरली। वाक्य की पहले पहचान करना सीखें, सेंटेंस को आइडेंटिफिकेशन करना सीखें किस टेंस का सेंटेंस है, उसके बाद में उस टेंस का पता करने के बाद में देखना है वाक्य जो है अफर्मेटिव का सकारात्मक वाक्य है या फिर नकारात्मक नेगेटिव है, ये पता चलेगा हमें ब्रैकेट के अंदर नोट उसमें अवश्य दिया हुआ रहेगा। फिर आइडेंटिफिकेशन की हमने जनरली जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है। अब कर्ता देखना है सिंगुलर है या प्लूरल, यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और तो हेल्पिंग और कौन सी यूज करेंगे, मैंने पहले बताया था डू डज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ में और बहुवचन कर्ता के साथ में डू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर डज नॉट कम यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हुआ है। एक और देख लेते हैं बहुवचन वाला, वी ब्लैंक नॉट स्पीक फ्रेंच। यूजुअली इसकी पहचान है, यूजुअली इस टेंस की पहचान है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है ये सेंटेंस, और नॉट से पता चल गया नेगेटिव सेंटेंस है, और वी यहां पर बहुवचन है तो डू नॉट स्पीक यूज हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस मिलेंगे। अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस के बाद हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब जो होती है डू और डज सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जाएगी, और वाक्य प्रश्नवाचक होगा तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का भी यूज किया जाएगा विदाउट फुल स्टॉप।